चैंगसू और नामतेल को जैसे इस बात का पता चलता है कि प्रोफेसर की मौत हो चुकी है, नामतेल चैंगसू से कहता है कि अब उनके पास प्लान बी इस्तेमाल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। दरअसल प्लान बी ये था कि नामतेल उन तीनों स्पाइस को मरवा दे ताकि वो अपनी कंट्री की नजरों में हीरो बन जाए। चैंगसू नामतेल को ये करने से मना भी करते हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अगर उन तीनों स्पाइस को कुछ भी हुआ तो नॉर्थ कोरिया शांत नहीं बैठेंगी। पर नामतेल चैंगसू की इस बात को ये कहते हुए नजरअंदाज कर देते हैं कि अगर नॉर्थ कोरिया ने इस बार टांग अड़ाई तो वो हर साल इलेक्शन के जरिए मोटी रकम कमाने का मौका गवा देंगे। सभी ऑफिसर्स नामतेल की बात मानते हैं और सोहो और उसके बाकी मेंबर्स के बाहर आते ही उन पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। इसी भाग दौड़ के बीच सोहो के एक साथी स्पाइली को पैरों पर गोली भी लग जाती है। अब अपने साथियों को बचाने के लिए सोहो बड़ी ही चालाकी से स्मोक बॉम्ब का इस्तेमाल करता है और वक्त रहते अपने जख्मी साथी को वापस बेसमेंट के अंदर ले जाता है। हॉस्टल के अंदर ब्लैक टाइगर सभी हॉस्टेजेस को भगाने की कोशिश करता है, पर लास्ट मोमेंट पर जैक वहाँ पर आ जाता है और सभी हॉस्टेजेस उससे डरने लगते हैं। सबकी जान बचाने के लिए ब्लैक टाइगर जैक की बंदूक भी पकड़ लेता है, पर वो पागल जैक हवा में ही फायरिंग करने लगता है। दूसरी तरफ नामतेल और चैंगसू आपस में ही झगड़ रहे थे क्योंकि नामतेल को लग रहा था कि उन्हें हॉस्टल के अंदर घुसकर सभी स्पाइस को मार देना चाहिए, पर चैंगसू को इस बात से ये दिक्कत थी कि स्पाइस को मारने के चक्कर में कोई हॉस्टेज इंजर्ड ना हो जाए। जैक की गोलियां खत्म होने के बाद ब्लैक टाइगर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी सोहो आकर जैक की जान बचा लेता है। अब ब्लैक टाइगर से हारने के बाद जैक इस कदर चिढ़ जाता है कि वो उसे जोर जोर से मारने लगता है। जैक ब्लैक टाइगर का सिर बंदूक से उड़ाने वाला था कि तभी कैंटीन वाली आंटी जैक को गंदी गंदी गालियां देने लगती है और उससे ये भी कहती है कि तुम ऐसे मेरे पति को जान से नहीं मार सकते हो। जैक कैंटीन वाली आंटी पर भी हाथ उठाने वाला होता है, पर वहाँ पर मौजूद बाकी सभी लोग उन्हें बचा लेते हैं। इस सीन से हमें पता चलता है कि कैंटीन वाली आंटी का दिमागी संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। जैक ब्लैक टाइगर को शूट करता है, पर बंदूक खाली होने की वजह से ब्लैक टाइगर की जान बच जाती है। जैक जब फिर से बंदूक को रीलोड करने के बाद ब्लैक टाइगर को शूट करने की कोशिश करता है तो सोहो उसे बीच में रोककर कहता है कि तुम ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में अपना दिमागी संतुलन नहीं खोना चाहिए और अगर तुमने फिर से ऐसी कोई बचकानी हरकत की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैक सोहो की बात मान लेता और सभी हॉस्टेजेस को कैफेटेरिया में जाने का ऑर्डर देता है। योंगरू भी जब वहाँ से जा रही होती है तो सोहो नोटिस करता है कि योंगरू के हाथ से बहुत खून निकल रहा है। दरअसल जैक जब शूट कर रहा था तब विंडो के बहुत सारे ग्लासेस नीचे गिर रहे थे और ऐसा ही एक ग्लास योंगरू के हाथ में भी लग गया था। मिलिट्री फोर्सेस से बात करने पर चैंगसू को पता चलता है कि जिस शिप से प्रोफेसर नॉर्थ कोरिया जा रहे थे उस शिप के सभी लोग मारे गए हैं इंक्लूडिंग प्रोफेसर, और इस हादसे से साउथ कोरियन मिलिट्री का एक सैनिक शहीद हो चुका है और 4 सैनिक बुरी तरीके से जख्मी है। इस सीन के बैकग्राउंड से हमें पता चलता है कि योंगरू का भाई भी इंजर्ड है, वो भी बुरी तरीके से, पर चैंगसू को अब तक ये बात नहीं पता कि उसका बेटा भी घायल है। चैंगसू जैसे ही नामतेल को बताता है कि प्रोफेसर के साथ बोट पे मौजूद सारे नॉर्थ कोरियन स्पाइस भी मारे गए हैं, नामतेल इस सिचुएशन का भी फायदा उठाने का सोचता है और न्यूज में ये खबर लीक करवाने के लिए कहता है कि प्रोफेसर नॉर्थ कोरिया के साथ मिले हुए थे। चैंगसू को इस बात से प्रॉब्लम थी, पर नामतेल उससे कहता है कि सच हम दोनों के अलावा किसी को भी नहीं पता है, तो अगर हम सच को थोड़ा तोड़ मरोड़ भी दे तो इससे किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा, और वैसे भी ये आधा सच हमारी फेवर में ही है। दूसरी तरफ मिसेस नामतेल और मिसेस चैंगसू की अलग ही लड़ाई चल रही थी। आखिर इन दोनों को ही अपने पतियों को प्रेसिडेंट की कुर्सी पर जो बिठाना था। जैक सोहो को बताता है कि उसने स्पाइली को सेफली बाजू वाले कमरे में लेटा दिया है। अब ये बात जानने के बाद सोहो योंगरू से कहता है कि वो उसे फर्स्ट एड किट के साथ फॉलो करे। वहाँ पर मौजूद सभी लोग आपस में खुसर पुसर करने लगते कि आखिर सोहो योंगरू को ही अपने साथ क्यों ले गया। कमरे के अंदर आने के बाद योंगरू कमरे से बाहर जाने की कोशिश भी करती है, पर सोहो उसे जबरदस्ती एक जगह खड़े रहने के लिए कहता है। स्पाइली की मलहम पट्टी करने के बाद सोहो योंगरू के घाव पर भी मलहम लगाने लगता है। योंगरू इस बात के लिए मना भी करती है, पर सोहो जबरदस्ती उसके हाथ पर बैंडेजेस लगाने लगता है। योंगरू सोहो से कहती भी कि अगर तुम्हें मेरे लिए 1% भी बुरा लग रहा है ना तो सभी हॉस्टेजेस को यहाँ से जाने दो। पर जवाब में सोहो कहता है कि कल सुबह मैं स्पाइली के इलाज के लिए एक डॉक्टर की डिमांड करूंगा और इसके बदले में मैं कुछ हॉस्टेजेस को हॉस्टल से जाने दूंगा। उन हॉस्टेजेस में तुम भी एक होंगी। सोहो योंगरू से ये भी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से सिर्फ इसलिए जाने दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ। अपनी सारी बातें योंगरू के सामने रखने के बाद सोहो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। कैफेटेरिया में वापस लौटने के बाद सभी लड़कियां योंगरू के बारे में बात करने लगती है क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि योंगरू को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। आखिर योंगरू के हाथ में बैंडेज जो लगी हुई थी
ब्लैक टाइगर को सोहो ने अलग कमरे में रखा था ताकि वो बाकी हॉस्टेजेस से बात ना कर सके। थोड़ी ही देर बाद चांगसू सोहो को शिप वाले इंसिडेंट के बारे में कॉल करके बताता है। सोहो को जैसे ही बात पता चलती कि प्रोफेसर के साथ साथ उसके सारे साथी भी मारे गए हैं, वो चांगसू से सिर्फ एक ही सवाल पूछते कि क्या हमें मारने का ऑर्डर नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने दिया था। चांगसू जैसे ही नाम में जवाब देता है, सोहो उससे कहता है कि अगर मैं और मेरे साथी इस डोमेट्री से बाहर नहीं निकल पाए तो मेरे साथ साथ इस हॉस्टल में मौजूद बाकी सभी लोग भी जान से मारे जाएंगे। फोन रखने के बाद सोहो को इस बात की तसल्ली थी कि उसके पापा ने उसे मारने के ऑर्डर्स नहीं दिए थे, पर सोहो को ये बात भी समझ नहीं आ रही थी कि उसे साउथ कोरियन गवर्नमेंट की बात सुननी भी चाहिए या नहीं, क्योंकि वो लोग 2 बार सोहो और उसके साथियों को जान से मारने की कोशिश कर चुके हैं। सोते वक्त रिसेप्शनिस्ट को अपने घर वालों की याद आने लगती है और एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि रिसेप्शनिस्ट शायद से अपनी फैमिली की इकलौती अर्निंग मेंबर है। दूसरी तरफ सोहो के पापा को उनकी सेक्रेटरी आकर कहती है कि उनके बेटे की वजह से नॉर्थ कोरिया ने $300 मिलियन खो दिए हैं। सोहो के पापा अपनी सेक्रेटरी से कहते भी है कि अब तक मिशन पूरा नहीं हुआ है, तो जवाब में सेक्रेटरी कहती है कि इस बात का फैसला तो सिर्फ हमारी पार्टी ही करेंगी, तुम उनके फैसले के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो। दूसरी तरफ जैक सोहो से कहता है कि उन्हें सभी हॉस्टेजेस को मारने के बाद अपने आप को भी जान से मार लेना चाहिए, पर सोहो इस बात के लिए राजी नहीं था क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि वो लोग यहाँ से जिंदा बचकर नॉर्थ कोरिया चले जाएंगे। सोहो जब अपनी ये बात जैक के सामने रखता है तो जैक उसकी बात पर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर हम लोगों ने इन सभी कैदियों को मार दिया तो इससे बड़ी फक्र की बात हमारे लीडर के लिए और कोई नहीं होगी। बाहर बैठे सभी हॉस्टेजेस इन दोनों का ये झगड़ा सुन रहे थे। जैक को समझाने के लिए सोहो उससे कहता है कि तुम ये बात कभी मत भूलना कि मैं तुम्हारा लीडर हूँ और पार्टी ने हमेशा तुम्हें मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए कहा है, तो अपना मुंह बंद रखो। सोहो की इस बात से चिढ़कर जैक उस पर बंदूक तान देता है, पर सोहो बगैर एक भी सेकंड गवाए जैक को लाइफ जैकेट पर शूट कर देता है। सोहो जैक को एक आखिरी वार्निंग देते हुए ये भी कहता है कि अगर अगली बार से तुमने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया तो मैं ये गोली तुम्हारे सिर पर मारूंगा। कैफेटेरिया में बैठे स्पाइली की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो बेहोश हो जाता है। स्पाइली की गिरने की आवाज सुन सोहो भी किचन से भागते हुए आता है, पर इससे पहले कि सोहो स्पाइली के पास पहुंच पाता, कैंटीन वाली आंटी स्पाइली की गन उठा लेती है। सोहो आंटी को शूट करने ही वाला था कि तभी आंटी गन के साथ खेलने लगती है। मौका देखकर सोहो कैंटीन वाली आंटी से बंदूक ले लेता है। अगली सुबह सोहो चांगसू को कॉल करता है और उनसे एक डॉक्टर की डिमांड करता है ताकि वो उनके साथी को ट्रीट कर सके। सोहो की ये डिमांड जानने के बाद चांगसू उससे कहता भी कि तुम्हें कुछ हॉस्टेजेस को रिलीज करना चाहिए, पर सोहो अपनी ही बात पर अड़ा रहता है और चांगसू से कहता है कि अगर 20 मिनट में डॉक्टर यहाँ पर नहीं पहुँचे तो वो हर 10 मिनट के अंदर एक एक हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर देंगे। चांगसू जैसे ही सोहो की इस डिमांड के बारे में नामदेल को बताता है, नामदेल इस मिशन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड जो कि डॉक्टर है उसे अप्रोच करते हैं। मिस्टर एन हाना को भी इस मिशन के लिए बुलवा लेते ताकि जो भी डॉक्टर अंदर जा रहा हो उसकी सेफ्टी के लिए हाना भी उसके साथ जाए। दूसरी तरफ नामदेल अपनी गर्लफ्रेंड को हॉस्टल के अंदर भेजने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, ये कहकर कि हॉस्टल के अंदर सिर्फ 3 स्पाइस है जिसमें से 2 स्पाइस इंजर्ड है, तो उन 2 इंजर्ड स्पाइस को तुम्हें जहर का इंजेक्शन देना होगा ताकि वो दोनों ही मर जाए और फिर हमें सिर्फ एक स्पाई के साथ ही डील करना पड़े। नामदेल का प्लान सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड ये काम करने से मना करती है क्योंकि वो एक डॉक्टर होते हुए किसी की भी जान नहीं लेना चाहती थी। अब अपनी गर्लफ्रेंड को समझाने के लिए नामदेल उससे कहता है कि अगर ये तीनों स्पाइस पकड़े गए तो इस देश का अगला प्रेसिडेंट मैं ही बनूंगा और प्रेसिडेंट बनने के बाद मैं सबसे पहले अपनी बीवी को डिवोर्स दूंगा ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं। नामदेल की बातों में आने के बाद गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि मान लो अगर मैं उन 2 जासूसों को मारने में कामयाब भी हो गई पर वो एक बचा हुआ जासूस अगर मुझे मारने की कोशिश करेगा तो तुम मेरी जान कैसे बचाओगे। अपनी गर्लफ्रेंड के इस सवाल पर नामदेल उससे कहता है कि बहुत जल्द ये पूरी बिल्डिंग में बाहर से वायर टेपिंग हो जाएंगी और हमारी फोर्सेस भी किसी न किसी तरीके से बिल्डिंग के अंदर घुसकर उस आखिरी स्पाई को भी मार गिराएंगी। नामदेल की गर्लफ्रेंड उसके प्लान में उसका साथ देने के लिए मान जाती है, पर वो उससे कहती है कि मैं उन 2 जासूसों को मारूंगी नहीं पर उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे दूंगी जिससे कि तुम लोगों को थोड़ा और टाइम मिल जाए। दूसरी तरफ पुलिस ने बड़ी ही चालाकी से सभी हॉस्टल रूम्स के अंदर माइक्रोफोन फिट कर दिए थे जिससे कि वो अंदर की सभी बातें सुन सके। हॉस्टल के अंदर सोहो वार्डन से ऐसे स्टूडेंट्स की लिस्ट मांगता है जो कि बीमार हो या फिर उन्हें किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम हो। वार्डन कुछ स्टूडेंट्स के साथ साथ योंगर और उसके बाकी 3 रूममेट्स का भी नाम सोहो को बताती ताकि वो लोग भी सेफली अपने अपने घर जा सके। वार्डन सोहो से ये भी कहती कि तुम्हें इन चारों को इंसानियत के नाते छोड़ देना चाहिए क्योंकि
इन चारों लड़कियों ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाया, बगैर अपने फ्यूचर या करियर के बारे में सोचे। वार्डन से कुछ लड़कियों के नाम जानने के बाद सोहो वापस कैफेटेरिया में आता है और सभी लड़कियों के सामने अनाउंस करता है कि वो उनमें से कुछ लड़कियों को छोड़ने वाला है। सोहो अपनी बातों के साथ एक और बात ऐड करते हुए कहता है कि जो भी मेरी सारी बातें मानेगा वही इस दरवाजे से बाहर जा पाएगा, और जो भी अपनी मनमानी करेगा वो हमेशा इसी चार दीवारी के बीच कैद रहेगा। वार्डन वहाँ पर मौजूद कुछ लड़कियों के नाम लेने लगती है जो कि इस समय कैद से आजाद होने वाली थी। इन लड़कियों की लिस्ट में योंगरो के साथ साथ उसके बाकी रूममेट्स का भी नाम था। इस समय कैफेटेरिया में हो रही सारी बातें चांगसू और नामतील को सुनाई आ रही थी, और चांगसू इस बात से बहुत खुश था कि उसकी बेटी भी बहुत जल्द रिहा होने वाली है। योंगरो का नाम लिस्ट में जानने के बाद रिसेप्शनिस्ट, वार्डन और बाकी सभी स्पाइस पर चिल्लाने लगती कि आखिर योंगरो ही यहाँ से क्यों बाहर जा रही है, जबकि योंगरो की वजह से ही आज हम सब यहाँ पर कैद है। रिसेप्शनिस्ट की ये बात सुन योंगरो भी सोहो से कहती है कि वो यहाँ से नहीं जाना चाहती। चांगसू और नामतील जैसे ये बात सुनते वो दोनों ही मिलकर अपना माथा पीटने लगते हैं। रूममेट टू भी योंगरो का साथ देती है और वो सोहो से कहती है कि अगर योंगरो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसमें अकेली योंगरो की गलती नहीं है। योंगरो और रूममेट टू की ये बहादुरी देख वहाँ पर मौजूद बाकी सभी हॉस्टेजेस तालियां बजाने लगते हैं। ये पूरा ड्रामा खत्म होने के बाद सोहो रिसेप्शनिस्ट को लिस्ट देता है जिसमें कि आखिरी नाम रिसेप्शनिस्ट का ही था। दरअसल वार्डन ने सोहो को पहले ही बता दिया था कि रिसेप्शनिस्ट एक गरीब फैमिली से है और उसके माँ बाप अक्सर बीमार रहा करते हैं। सोहो से रिसेप्शनिस्ट को जैसे इस बात का पता चलता है कि वो भी बाकी लड़कियों के साथ सेफली अपने घर जाने वाली थी, उसे अपने किए पर बहुत रिग्रेट होने लगता है, क्योंकि सोहो भी उससे कह देता है कि मैंने पहले ही कहा था कि जो भी मेरी बात ना मानेगा वो हमेशा इसी चार दीवारी के बीच सड़ता रहेगा, और अब तुम भी हमेशा यहीं पर रहूंगी। वो कहते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला इंसान खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। रिसेप्शनिस्ट का भी कुछ ऐसा ही हाल था। अभी जिस समय सभी पुलिस ऑफिसर बिल्डिंग के अंदर माइक्रोफोन इंस्टॉल कर रहे थे, ब्लैक टाइगर ने वो आवाज सुन ली थी और वो पहचान गया था कि उसके आसपास कहीं न कहीं माइक्रोफोन है। अब मुंह और आंखें बंद होने की वजह से ब्लैक टाइगर जिस चेयर से वो बंधा था उसे नॉक करने लगता है ताकि पुलिस वालों को ब्लैक टाइगर का सीक्रेट मैसेज मिल जाए। काफी देर चेयर पर नॉक करने के बाद पुलिस वाले फाइनली ब्लैक टाइगर की नॉकिंग से उसका मैसेज समझ जाते हैं और उन्हें ये बात भी समझ जाती है कि सभी स्पाइस ने मिलकर ब्लैक टाइगर को रूम 203 में छुपा कर रखा है। हैना को जैसे ये बात पता चलती वो नामदेल की गर्लफ्रेंड को यानी कि डॉक्टर को एक गन देती ताकि डॉक्टर मौका देखकर वो गन ब्लैक टाइगर को दे सके। डॉक्टर भी हैना की बात मान लेती है और वो बड़ी ही चालाकी से गन अपनी मेडिकल किट में छुपा लेती है। चांगसू सोहो को भी कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है कि वो अपने डॉक्टर के साथ एक एजेंट को भी अंदर भेज रही है। सोहो चांगसू से कहता है कि जब तक तुम्हारा डॉक्टर और तुम्हारा एजेंट अपनी हद में रहेगा तब तक के वो लोग सेफ रहेंगे। चांगसू भी सोहो को प्रॉमिस करता है कि डॉक्टर और एजेंट बाकी स्पाइस को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कुछ ही मिनटों बाद हैना और डॉक्टर हॉस्टल के अंदर चले जाते हैं। जैक सेफ्टी के लिए डॉक्टर का किट भी चेक करता है पर उसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के अलावा और कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। हैना और डॉक्टर जैसे ही रूम 203 के पास पहुंचते हैं, हैना ब्लैक टाइगर को ये चिल्लाकर बता देती है कि वो यहाँ पर आ चुकी है। हैना रूम 203 में जाने की कोशिश भी करती है पर जैक उसे वहाँ पर जाने से रोक देता है और उन दोनों को अपने साथ स्पाइली के पास ले जाता है। इन सभी हॉस्टेजेस के बीच एक नर्सिंग स्टूडेंट भी थी। डॉक्टर उस स्टूडेंट को अपनी मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करती है और वो स्टूडेंट मान जाती है। स्पाइली को चेक करने के बाद डॉक्टर सोहो को बताती है कि स्पाइली को बहुत ज्यादा बुखार है और जब तक इसका बुखार कम नहीं हो जाता वो स्पाइली की सर्जरी स्टार्ट नहीं कर सकती। डॉक्टर सोहो से ये भी कहती कि मैंने तो सुना था कि 2 लोग इंजर्ड है, तो दूसरा घायल इंसान कहाँ पर है। डॉक्टर से ये बात सुनने के बाद सोहो जैक के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम भी डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लो। दूसरी तरफ मिसेस चांगसू इस बात से बहुत खुश थी कि होसो यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कोरियन स्पाइस ने हमला किया है और जल्दी वहाँ पर 13 लड़कियां मारी जाएंगी। हॉस्टल के अंदर कुछ लोगों की डर के मारे हालत खराब होने लगती है। हैना सोहो से कहती भी है कि तुम्हें कुछ हॉस्टेजेस को अभी रिलीज कर देना चाहिए। हैना की बात मानकर सोहो कुछ लड़कियों को सिलेक्ट करने लगता है। अब कुछ लड़कियों को बाहर जाते देख बाकी सभी लड़कियां भी सोहो के सामने भीख मांगने लगती है कि वो लोग भी इस जगह से बाहर जाना चाहती है। अपने आसपास सभी लोगों को इतना बेबस देख योंगरो जोर से चिल्लाने लगती है और सोहो से कहती है कि तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि यहाँ से कौन जिंदा बाहर जाएगा और कौन नहीं। गुस्से में योंगरो सोहो से ये भी कहती है कि इन सबको छोड़ दो और सिर्फ मुझे यहाँ पर बंदी बनाकर रखो। योंगरो जब सोहो से और भी ज्यादा बदतमीजी करने लगती है तो सोहो उसके सिर के ऊपर बंदूक तान देता है।
सभी लोगों को बचाने के लिए योंगरू सोहो के कान में कहती है कि मैं एएनएसपी के डायरेक्टर चांगसू की बेटी हूँ। सोहो जैसे ये बात सुनता है वो अजीब तरीके से स्माइल करने लगता है और इसी सीन के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों की जो भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो वो सभी आप अचीव करने में कामयाब हो और मैं आशा करती हूँ कि ये नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ और सक्सेस लेकर आए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।